अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। इंटरकॉम का एक्सटेंशन मैंने इतनी सफाई से लगाया था कि किसी की नज़र में आ ही नहीं सकता था। मेरे और तैमूर के सिवा इसका इल्म किसी को नहीं था। समीना और अम्मा दिलशाद वाला मामला भी अभी तक वहीं रुका हुआ था। बंगाली टाइगर वाले वाक़े के बाद से इर्द गिर्द के देहात में दहशत मौजूद थी। यकीनन इस दहशत का असर दिलशाद अम्मा और उसकी चारों बेटियों पर भी था। मेरा ख्याल था कि उन माँ बेटियों से कोई भी बात उगलवाने का ये मुनासिब वक्त नहीं है। मैं चंद रोज़ इंतज़ार करना चाहता था और फिर वो यादगार दिन आ गया जिसमें सुबह से शाम तक बिल्किस की शीरीं आवाज़ मुसलसल मेरे कानों में गूंजती रही। मुझे याद है कि वो छोटी ईद से करीबन 3 हफ्ते बाद का एक खुशगवार दिन था। पूरा गांव सूना सूना था। दरअसल करीबी गांव मक्खनवाल का सालाना मेला था। वहाँ मवेशियों की मंडी भी लगी थी। लोग ज़ोक शौक से शरीक होते थे। आज गांव राजवाल की बेशतर आबादी सुबह सवेरे ही मेला देखने चली गई थी। घोड़ों पर, बैलगाड़ियों पर, तांगों पर, यहाँ तक के बाईसाइकिलों पर भी लोग गए थे। हवेली से भी एक भरी हुई ट्रॉली मेला देखने के लिए रवाना हुई थी। उस पर रंग बरंग कपड़ों वाली औरतें और बच्चे लदे थे। ढोलची भी बैठे थे। ट्रैक्टर ट्रॉली पर ज़ोर शोर से पंजाबी गाने बजाए जा रहे थे। वाली जी की तरफ से मुझे हिदायत थी कि मैं गांव में ही मौजूद रहूं। हवेली के 30-40 घुड़सवारों के लिए भी यही हिदायत थी। मोखलों के साथ चपकलिश की वजह से ऐसी एहतियात लाजमी थी। मैंने सुबह 7 बजे के करीब वाली जी की लैंड रोवर को गांव से निकलते देखा था। उसमें मुझे वाली जी, चौधरी अजीज़ और हामिद वगैरह नज़र आए थे। मुझे यकीन था कि बेगम बिल्किस भी मौजूद होंगी, मगर जब 9 बजे के करीब उन्होंने बम्बू कार्ड पर अपनी मौजूदगी का इशारा दिया तो मैं हैरान रह गया। मैंने उन्हें कॉल की। आप गई नहीं? मैंने पूछा। गई हुई हूँ, मगर तुम्हारे बम्बू कार्ड को अपने साथ ही मेले पर ले गई हूँ, उन्होंने हंसते हुए कहा। हैरत है, वाली जी आपको छोड़ गए। दरअसल सुबह से सर में सख्त दर्द था। थोड़ी देर पहले तुम्हारे सन्यासी साहब की 2 पुड़ियाँ एक साथ खाई हैं। अब ठीक हूँ। वाकई ठीक हैं या दवाई लेकर आऊँ? मैंने उन्हें छेड़ा। नहीं नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ छोटे सन्यासी जी। वो मेरी बात समझकर हंसी। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, यकीन करें बिल्किस। नहीं करती, उन्होंने हस्बे आदत अदा से कहा। यकीन करें बिल्किस, जो वक्त आपके बगैर गुजरता है अजाब होता है। आपकी आवाज़ कानों में ना पड़े तो कान बहरे होने लगते हैं। आपने क्या कर दिया है? मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ हुआ है खुद ही हुआ है। जब आपसे बात नहीं होती दिल में बहुत से वसवसे जागते हैं। कहीं ये ना हो गया हो, कहीं ये ना हो गया हो। हाँ, ये बात तो है, उन्होंने कहा। वैसे भी औरत को तो मर्द से कहीं ज़्यादा सोचें होती हैं और कहीं ज़्यादा वसवसे। किसी वक्त डर लगता है कहीं आपसे दूर ना हो जाऊं। यकीन करें कि नहीं करती, उन्होंने कहा और हम दोनों हंस दिए। वो बड़ी खूबसूरती से संजीदा गुफ्तगू को हल्की फुल्की गुफ्तगू की तरफ मोड़ देती थी। हवेली के जनान खाने में नौकरानियों के सिवा और कोई नहीं था। उस दिन हमने बड़े सुकून से दिल खोल कर गुफ्तगू की। मेरे पुरजोर इसरार पर काफ़ी अरसे के बाद उन्होंने मुझे हीर वारिस शाह भी सुनाई। हमने हर मौजू पर जी भर कर बातें की, हंसते भी रहे, कभी कभी थोड़े संजीदा भी होते रहे। इंटरकॉम पर ही हमने दोपहर का खाना भी खाया। हवेली के मुलाजमीन और मेहमानों वगैरह के लिए हर रोज़ 2 देगें पकती थीं। आज बिरयानी पकी हुई थी। मैं अपनी प्लेट कमरे में उठा लाया। बेगम बिल्किस के पास आलू अंडे का सालन और तंदूरी रोटी थी, साथ में मकई की रोटी जो मलाई में पकाते हैं। मेरे हाथ से लुकमा लेंगी? मैंने बम्बू कार्ड पर पूछा। हाँ दे दो। ये लें। मैंने ख्याली लुकमा उनके मुंह में रखा और पूछा, स्वादी है? तुम्हारे हाथ का होगा तो स्वादी क्यों ना होगा। हम ऐसे ही बातें करते रहे और हंसते रहे। फिर 3 दिन बाद बात करने का कहकर हमने बम्बू कार्ड बंद कर दिया। 3 दिन गुजर गए, 5-6 दिन भी गुजर गए, मगर बेगम बिल्किस की तरफ से राब्ता नहीं हुआ। हामिद या ताजो वगैरह की शक्ल भी दिखाई नहीं देती थी। फ़िज़ा में घुटन सी थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि वो अक्टूबर की 24 तारीख थी।
والد صاحب کی وفات کی وجہ سے یہ تاریخ مجھے یاد رہتی تھی۔ اکتوبر کے آخری دنوں میں دیہاتی علاقے پوری طرح سردی کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، درختوں سے زرد پرتیں گرتے ہیں اور گہرے نیلے آسمان کے نیچے کھیتوں اور پگڈنڈیوں پر اداسی گشت کرتی ہے۔ رات کے وقت میں اور والی جی جیپ پر سوار ہو کر مچھلی فارم کا چکر لگا کر آئے۔ راستے میں وہ مجھے مقدمے کی صورتحال سے آگاہ کرتے رہے۔ وہ بعض اوقات مجھ سے ایسی باتیں بھی کر جاتے تھے جو شاید چودھری عزیز سے بھی نہ کرتے ہوں۔ میں بھی حسب حال ان کو اپنی رائے دیتا تھا۔ رات 11 بجے کے لگ بھگ بیگم بلقیس کی کال آئی تو میں کھل اٹھا۔ ہمارے درمیان چند رسمی باتیں ہوئیں۔ ان باتوں کے دوران میں ہی میں نے محسوس کر لیا کہ بیگم بلقیس کی ٹون کچھ بدلی ہوئی ہے۔ کوئی بہت گھمبیر بات کہنے سے پہلے بندے کے لہجے میں بوجھل پن آ جاتا ہے۔ وہ بیگم بلقیس کے لہجے میں بھی تھا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ اصل موضوع پر آ گئیں۔ خاور، آج تم سے ایک وعدہ لینا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ میرے سینے میں لہر دوڑ گئی۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ خاور، آگے چل کر حالات جو بھی ہوں مگر تم والی جی کو تنہا نہیں چھوڑو گے۔ ان کے ساتھ تمہارا تعلق اسی طرح قائم رہے گا۔ آپ کہیں جا رہی ہیں؟ میں نے نہایت دل گرفتہ لہجے میں پوچھا۔ جا تو نہیں رہی، لیکن خاور، جیسے پہلے بھی ہمارے درمیان کئی دفعہ بات ہوئی ہے، ہمیں اب سنبھلنا پڑے گا۔ اگر نہیں سنبھلیں گے تو بہت کچھ برباد ہو جائے گا، اور اب مجھ میں اور دکھ سہنے کی ہمت نہیں ہے۔ میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ میری سمجھ میں ساری بات آ رہی تھی۔ بلقیس بیگم کی گفتگو میں پچھلے کئی دنوں سے موجودہ صورتحال کا تھوڑا تھوڑا رنگ موجود تھا۔ وہ مجھے اس صورتحال کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رہی تھیں، اور اب سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ اگلے آدھ پون گھنٹے تک ہمارے درمیان جو بات چیت ہوئی وہ بڑی دکھ آمیز اور بوجھل تھی۔ میری آواز بھی بار بار بھرا جاتی تھی۔ وہ مجھ سے قربانی مانگ رہی تھی، اور ساتھ یہ شرط بھی لگا رہی تھی کہ میں والی جی سے اپنے تعلقات پوری طرح بحال رکھوں اور ان کے ساتھ اپنی محبت میں کسی طرح کی کمی نہ آنے دوں۔ وہ محسوس کر رہی تھیں کہ والی جی سازشوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ چودھری عزیز کا نام لیے بغیر انہوں نے اس کی طرف سے بھی اپنی بے اطمینانی کا اظہار کیا۔ میں نے کہا، میری طاقت تو آپ ہیں بلقیس، آپ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ یہ طاقت اب بھی تمہارے ساتھ ہے خاور۔ ہم ایک دوسرے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور یہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ محبت میں سب کچھ ہی حاصل کر لیا جائے۔ ایک دوسرے سے دور رہ کر بھی تو محبت ہو سکتی ہے۔ مجھے کئی دنوں سے احساس ہو رہا تھا کہ حویلی کے اندر کچھ ہو رہا ہے۔ آج وہ احساس درست ثابت ہوا۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ فیصلہ کر چکی ہیں۔ ان کو قائل کر کے ناکامی اور مایوسی کے سوا اور کچھ حاصل نہیں تھا۔ اس موقع پر باوقار خاموشی زیادہ مناسب تھی۔ ہماری گفتگو بوجھل انداز میں شروع ہوئی تھی اور نہایت دکھی انداز میں ختم ہوئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ شاید وہ ایک بار پھر فون کریں گی، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ جسم اور روح کو کچل دینے والا اور برداشت کو ریزہ ریزہ کر دینے والا ہجر کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ اس کی طوالت کا مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا اور نہ ہی شدت کا۔ نئی نئی جدائی تھی، کچھ زیادہ محسوس نہیں ہو رہی تھی، اور دل کے کسی گوشے میں یہ روشن امید تھی کہ بیگم بلقیس سخت دل نہیں ہو سکتی۔ وہ جلد ہی اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں گی، اور ٹھٹری ہوئی راتوں میں آج کل خاموش رہنے والا بمبو کاٹ پھر جاگ اٹھے گا۔ میرے کان رات کو اس اکلوتی بیل پر لگے رہتے جو بیگم بلقیس کی طرف سے رابطہ کرنے کا اشارہ ہوتی تھی۔ ایک ایسی ہی اداس شام کا ذکر ہے۔ سورج ڈوبتے ہی ہلکی دھند پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ میں رونق علی سے گپ شپ کرنے اور بیمار منشی کی بوڑھی ٹانگیں دبانے کے بعد اپنے کمرے میں آیا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ سالار جی، ایک عورت ملنے آئی ہے جی آپ سے، گلاب دین کے بیٹے گلزار نے مؤدب لہجے میں کہا۔ کون ہے؟ چلو لے آؤ، میں نے کہا۔ چند سیکنڈ بعد دروازہ کھلا اور ایک عورت نما لڑکی اندر آ گئی۔ اس نے اپنا منہ سر اچھی طرح چادر میں لپیٹ رکھا تھا، صرف اس کی آنکھیں ہی نظر آتی تھیں۔ تھوڑی سی کوشش سے میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ اماں دلشاد کی بڑی بیٹی شاداں تھی۔ اس کا سارا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ میں نے اسے بیٹھنے کے لیے موڑا دیا، وہ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تک اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرتی رہی، پھر دلدوز آواز میں بولی، خاور صاحب، سمینہ کی مدد کریں جی، وہ بڑی مشکل میں ہے۔
उस मरण जोगे पाशे ने उसे बुरी तरह फंसाया हुआ है। उसने मेरी बहन को कहीं का नहीं छोड़ना। फिर एकदम से उसने रोना शुरू कर दिया। उसके रोने की आवाज़ बुलंद होती गई। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, देखो शादा, मैं तो कई दिन से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तुमने मुझे मियाँ जी के कब्रिस्तान में बुलाया था और फिर बुला कर भूल गई। मैं 2-3 दिन तक तुम्हें वहाँ देखता रहा। मैं आपसे शर्मिंदा हूँ जी। मैंने आना था पर मेरा हौसला नहीं पड़ा। वो शेर को खुला छोड़ने वाला वाक़या भी हो गया। उसके बाद मैं और डर गई थी। अब भी मैं बड़ी मुश्किल से आई हूँ सालार साहब। यहाँ मेरी एक सहेली सुगरा है, कपड़े वगैरह सीती है। मेरी शादी के कपड़े भी वही सी रही है। मैं रात उसके पास रहकर सवेरे वापस जाऊँगी। बस अपने कपड़े देखने के बहाने ही आई थी। क्या सहेली को पता है कि तुम मेरी तरफ आई हो? आहो जी, वो मेरी बड़ी गूढ़ी सहेली है, किसी को बताएगी नहीं। लेकिन मैं ज़्यादा देर आपके पास नहीं रुक सकती। बस जल्दी जल्दी आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुमने जो कहना है बेफिक्र होकर कहो। तुम जो बताओगी वो सिर्फ़ और सिर्फ मुझ तक रहेगा। शादा ने डरी नज़रों से कमरे के दरवाजे की तरफ देखा। जाहिर है कि कमरे के दरवाजे को अंदर से कुंडी नहीं लगाई जा सकती थी। मैंने दरवाजे को बस भीड़ दिया था। दोनों तख्तों के दरमियान थोड़ी सी दर्ज थी, जिससे किसी वक्त ठंडी हवा का झोंका सा अंदर आ जाता था और कमरे की हरारत में गुम हो जाता था। वो अश्कबार लहजे में बोली, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है जी। आपने मोखलों से टक्कर ली है और उन्हें सबक सिखाया है। ये बात भी मशहूर है कि आपने मछली फार्म पर अकेले ही मोखलों के 6-7 बंदों को मार भगाया था। मैं मुंह पर आपकी तारीफ़ करना नहीं चाहती, लेकिन सच यही है कि यहाँ जागीर में सब आपको बहुत इज्जत देते हैं। सब लोगों ने आपसे बहुत उम्मीदें लगा ली हैं सालार साहब, और उनमें से एक मैं भी हूँ। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि आप हमें इस बहुत बुरे चक्कर से निकाल सकते हैं जिसमें हम फंसे हुए हैं। आखिरी अल्फाज कहते कहते वो एक बार फिर ज़ारो कतार रोने लगी। मैंने कहा, तुम खुद ही कहती हो कि तुम्हारे पास वक्त थोड़ा है। अगर ये वक्त रोते हुए गुजार दोगी तो बात कब करोगी? कुछ देर हिचकियाँ लेने के बाद उसने खुद को संभाल लिया और पस्त से लहजे में बोली, सालार साहब, मेरी छोटी बहन समीना का कोई कसूर नहीं। वो तो इतनी चंगी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। असल कसूरवार मैं हूँ। मैं ही नसीबा सड़ी हूँ जिसकी वजह से समीना बर्बाद हो रही है। हम सब बर्बाद हो रहे हैं। सालार साहब, किसी तरह मेरी बहन को बचा लें। वो बेमौत मारी जा रही है। वो मेरे ऊपर कुर्बान हो रही है। मुझको और मुझसे छोटी बहन को सुहागन देखने के लिए वो अपनी ज़िंदगी उजाड़ रही है, लेकिन उसकी इज़्ज़त और ज़िंदगी के बदले में मैंने लाल जोड़ा नहीं पहनना। अगर ज़िंदगी ही उजड़नी है तो फिर मेरी उजड़े, वो बेगुनाही क्यों मारी जाए। बस मैंने सोच लिया है, मैंने ऐसा नहीं होने देना। वो फिर सिसकियाँ भरने लगी। तुम किस नाते से ख़ुद को कसूरवार कह रही हो? मैं हर लिहाज से कसूरवार हूँ जी। ये सब मेरा ही किया धरा है। ये मैं नसीबा सड़ी थी जो सबसे पहले उस जानवर पाशे से मिली थी और फिर उसके जाल में फंसी थी। उस वक्त मुझे कुछ पता नहीं था ये पाशा कौन है, क्या करता है। ये मुझे खेतों में खरगोश पकड़ते हुए मिला था। साथ में उसका कुत्ता भी था। उसने मुझसे मीठी मीठी बातें की। बस उस दिन से ही बदकिस्मती शुरू हो गई। तुम कहना चाहती हो कि तुमने पाशे से मिलना शुरू कर दिया था? शादा ने नकाब को ज़रा ढीला करके हाथों की पुश्त से आंसू पोंछे और बात जारी रखते हुए बोली, आपको पता है जी कि लड़कियों के रिश्ते मिलने कितने मुश्किल होते हैं, और फिर जब लड़की गरीब और आम सूरत की हो तो माँ बाप का बोझ और बढ़ जाता है। हमारी बड़ी बहन भी शादी से पहले ही मर गई थी। उसकी उम्र 27-28 साल थी। मेरे साथ भी वही कुछ हो रहा था और मुझको अपने से ज़्यादा फ़िक्र अपनी छोटी बहनों की थी। मैं ही बिन ब्याही रहती तो छोटी बहनों की बारी कहाँ आनी थी। अपनी तरफ से मैं होशियार बनी, सोचा कि अपनी बुढ़ी माँ का बोझ हल्का करूँ। अगर मुंडा चंगा है और मुझको 2 वक्त की रोटी दे सकता है तो उसको अपने हाथ में करूँ। उन दिनों मुझे उस कुत्ते की खसरत का कुछ पता नहीं था। वो दिन रात एक ही बात कहता था, मैं तुझसे ब्याह करना चाहता हूँ, तुझको रानी बनाकर रखना चाहता हूँ। हम किस्मत की मारी लड़कियों की यही कमज़ोरी होती है। एक छत और इज़्ज़त की रोटी के लिए तरले लेती रहती हैं। कोई भी हो, कैसा भी हो, बेशक बाद में कुत्ते जैसा सलूक करे, पर 4 बंदों के साथ ब्याह कर ले जाए। वो बोल रही थी
اور اس کی چادر آنسوں سے تر ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے ناک میں آنے والے پانی کو چادر سے صاف کیا اور بات جاری رکھتے ہوئے بولی، پاشا مجھ کو سرسبز باغ دکھاتا رہا ہے جی، اور میں دیکھتی رہی۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ تو موکھلوں کا رشتہ دار ہے اور حویلی میں رہتا ہے۔ اس کی بڑی شان ہے اور اس کی کئی باتیں مشہور ہیں۔ بہتر تھا کہ میں اس وقت ہی سمجھ جاتی کہ موکھلوں کی حویلی میں رہنے والا اور لاکھوں میں کھیلنے والا پاشا مجھ جیسی عام شکل کی لڑکی کو کہاں بیاہ کر لے جائے گا، اور میں لڑکی بھی کہاں تھی، 26-27 سال کی لڑکی کہاں ہوتی ہے۔ پر میں خود کو دھوکہ دیتی رہی، پاشے کے ہر جھوٹ کو آخری جھوٹ سمجھ کر سہتی رہی۔ دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔